नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र कच्छावा आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम आज कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंदर प्रश्नमाला 1.2 के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर पहला प्रश्न है सत्य और असत्य के रूप में हमको आंसर देना है और उसका कारण भी बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसके अंदर पूछा है जो भी अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या के अंदर होती है नहीं होती। बिल्कुल सही है, पहला कथन हमारा क्या है? सत्य है। क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्या आती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो इसके अनुसार हमको पहला कथन क्या देना है? सत्य है। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह कथन असत्य है, क्योंकि देखो एक रेखा है, इसके ऊपर मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या -1 है, या -2 या -3। पूछा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कोई भी बिंदु हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। समझ में आ गया? तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है क्या? जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या अंडर के अंदर माइनस की संख्या लिख सकते हैं क्या? क्या अंडर के अंदर 0 लिख सकते हैं क्या? अंडर के अंदर ये लिख सकते हैं, √1 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन क्या √0 की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या अंडर के अंदर -1 उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, इसका मान काल्पनिक में हो जाएगा। तो ये इसके लिए तो सत्य है, लेकिन प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए ये कथन भी क्या हो गया? हमारा असत्य हो गया। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि शून्य अंडर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, और पूर्णांक में जो माइनस वाली ऋणात्मक संख्या है वो अंडर के अंदर हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये कथन असत्य हो गए। तो यहां लिख देना ऋणात्मक व शून्य जैसी संख्या वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? ये इसका लिखना नहीं चाहिए। यदि ऋणात्मक और शून्य अंडर के अंदर है, उसका हम पॉसिबल वैल्यू नहीं निकाल सके, उसको रेखा के ऊपर नहीं शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा हो गया असत्य। तीसरा क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो इसके अंदर उल्टा दे दिया, वास्तविक संख्या जो भी एक वास्तविक संख्या होगी वो सब अपरिमेय संख्या है। नहीं, वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय भी तो है, इसके साथ परिमेय संख्या भी है। तो लिखा है यहाँ प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, परिमेय भी होती है। तो एक असत्य हो गया कथन। क्या हो गया? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार से मिलकर बनती हैं। समझ में आ गया? मतलब वास्तविक संख्या ओनली अपरिमेय नहीं होती, उसके अंदर परिमेय संख्या भी होती है। इस प्रकार ये हमारा पहला प्रश्न तो पूर्ण हुआ। अब दूसरा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। इसके अंदर क्या करना है? सभी धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हुए? 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी धनात्मक पूर्णांक है के वर्गमूल। अब इनका वर्गमूल √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, इस पर √9, इस प्रकार सभी का वर्गमूल जो आएगा वो अपरिमेय संख्या होती है क्या? नहीं होती है। √1 का वर्ग
मूल निकालो तो एक ही आए, ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है। इसका नहीं कह सकते, इसका नहीं कह सकते, लेकिन √4 ये 2 है, 2 एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग अपरिमेय नहीं होती है। जिसका पूर्ण वर्ग होता है √1 है, √4 है, √9, इसका तो पूर्ण वर्ग होता है ना, पूर्ण वर्गमूल होता है। तो ये पूर्ण वर्ग वाली संख्या किस में आती है? परिमेय संख्या में आती है। लेकिन जो √2 है, √3 है, ये अपरिमेय में आती है। तो सभी संख्या तो अपरिमेय नहीं हो सकती ना, ये संख्या। इसके अंदर आगे पूछा तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने दे दिया उदाहरण, 4 है, 4 को वर्ग करेंगे 2 आएंगे, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे आंसर में? दूसरा प्रश्न का उत्तर लिख देंगे नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक नहीं होते हैं। यहां लिख देंगे सभी धनात्मक पूर्णांक नहीं होते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? देखो 4 का वर्ग, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्गमूल निकाला, क्या आया? 2, और 2 क्या है? अब 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये इसके लिए तो सत्य नहीं हो सकता, उसका उदाहरण हमने ये बता दिया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 1 और 2 हुआ। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 3। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है, दर्शाइए, दिखाइए कि संख्या रेखा का √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमको कोई भी एक नंबर दे दें, उसको हम संख्या रेखा पर कैसा निरूपित करते हैं? मान लो कोई भी बिना √ की संख्या दे दी, जैसे -3, तो संख्या रेखा पर आपको पता है यहाँ पर 0 या -1 या -2 या -3, तो -3 का पॉइंट यहाँ होगा। इस प्रकार आपको बोल दे 2, तो 1 और 2 यहाँ पर हो गया। इस प्रकार रूट के अंदर संख्या है √5, उसको निरूपित करना क्या? √5 कहाँ पर आएगा? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? हमको पता है √4, √5, √6, √7, √8, √9। √4 कितना होता है? 2। √3 कितना होता है? √9 कितना होता है? 3। इसका मतलब 2 और 3 यहाँ पर है, तो 2 और 3 के मध्य ये सारी संख्या है या नहीं है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो √5 भी इनके मध्य है, √6 भी इसके मध्य है, √7 भी इसके मध्य है, √8 इसके मध्य है। अर्थात √5 से लेकर √7 इस 2 और 3 के बीच में ही है। तो इसको अपन कैसे निरूपित करेंगे? √5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो उसके लिए अपन को क्या करना देंगे? यहाँ पर दिया हुआ है √5, √5 दिया तो हमको सिर्फ ओनली संख्या ले ले 5। इस 5 को ऐसे संख्याओं में डिवाइड करें जिसका अपन वर्ग ले सकें। देखो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और फिर +1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो देखो 2 का वर्ग हो गया 4 और +1 बराबर कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसको अपन इस रूप में लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 के बाद में है। किसके बाद में? संख्या रेखा। जैसे बना ली मैंने, एक रेखा खींचनी है आपको, इसके ऊपर यहाँ 0 होता है, 1 सेंटीमीटर बाद में मान लो 1.1 इकाई यहाँ ले लेते हैं, और दूसरी इकाई यहाँ ले लेते हैं, और तीसरी इकाई कहाँ लेंगे? यहाँ ले लेते हैं। अब देखो 2 का वर्ग 4 होता है, अर्थात 4 के बाद में है, तो इसका मतलब जो भी यह √5 की वैल्यू आएगी वो इसके बाद में आएगी। समझ में आ गया? और हम 0 से पता करेंगे। देखो इसके अंदर सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इसका मतलब यहाँ पर 2 और 1 पॉइंट लेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले 0 से 2 इकाई कहाँ पर है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपन 2 इकाई ले लेते हैं। ले ली। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे? इस पॉइंट को फाइंड करेंगे, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु तो 2 है, इसके ऊपर क्या करेंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? जो ये पॉइंट है वो इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। मान लो 1 सेंटीमीटर का चाप यहाँ 1 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, तो ये कितनी हो गई?
1 हो गई। अब देखो, अब क्या कर, जो ये पॉइंट मिला इसको बिंदु दे दो कुछ भी, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया। अब क्या करेंगे, ए को सी से मिला दिया, इसको क्या कर दिया, सीधी लाइन से आपको क्या करना है, मिलाना है। अब देखो, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है इसके अंदर, पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री लग रहा है तो इस त्रिभुज के अंदर, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसके अंदर ये तो हो गई 2 और ये हो गई 1। तो हम क्या करेंगे, आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है AC। तो त्रिभुज बन रहा है ABC में, एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, समकोण त्रिभुज ABC के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर और शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या किया, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हमको देखो ये भी दे रखा है 2 और ये दे रखा है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना है, फिर BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो AC स्क्वायर बराबर 4 प्लस 1, तो AC स्क्वायर बराबर 5। तो यहाँ से AC का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा, √5, अर्थात A और C का मान कितना आया, √5 आया। यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको केंद्र मानते हुए और इसको त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त का चाप खींचेंगे, किस तरफ, इस रेखा की तरफ। अब क्या करेंगे, आपको प्रकार यहां रखना है और यहां से आपको सीधा एक चाप काटना है। चाप काटोगे अर्थात इसकी ये त्रिज्या और उसी वृत्त की ये त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी या नहीं होगी। जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई सेम टू सेम ये होगी या नहीं होगी, इस प्रकार, क्योंकि एक वृत्त तो है, वृत्त की सभी जगह त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाली √5। इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो गया, √5। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न के लिए √5 का पॉइंट ये निरूपित कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी कोई भी आए तो उसके लिए एक साधारण सा पैटर्न क्या है, आपको एक एक इकाई लो, उसके अंदर 90 डिग्री कोण बनाते जाओ और उसका शो करते जाओ। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको √2 को निरूपित करना है। तो इसके लिए क्या करना, रेखा खींचना, यहाँ पर 0 करना, यहाँ 1 करना, यहाँ 2 करना। अब √2 की वैल्यू क्या करना, यहां से एक इकाई का चाप काटना, इसी तरह एक इकाई का चाप यहां काटना, और ये भी 1 है ये भी 1 है, तो इसको मिलाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, √2 हो गया। तो इसकी ये लंबाई कितनी हो गई, √2। इसी प्रकार √3 का ज्ञात करना है, तो इसी के ऊपर 90 डिग्री कोण बनाना है। किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जैसे ही 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ये 90 डिग्री, तो यहां से वापस एक इकाई चाप काटना है। एक इकाई चाप काटने के बाद ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, तो इसकी डायरेक्ट ये भुजा अपन पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो जाएगा, इसको आधार मान ले, इसको लंब मान ले, तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 + 1 बराबर कितना हो गया, 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। ये भुजा मान लो के ज्ञात करना, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √3। तो इस प्रकार इसकी रेखा क्या हो जाएगी, √3। अब देखो √2 किस रेखा पर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करने, इस त्रिभुज को आगे बढ़ेंगे तो ये √2 हो जाएगा। √3 की चाहिए तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो √3 यहाँ हो जाएगा। इसी पर √5 के लिए क्या करेंगे, आगे और करेंगे, √4 कहाँ आएगा, 2 पे आएगा, √5 2 के आगे आएगा। इस प्रकार ये आपका प्रश्न संख्या 4 है, जिसको सामान्य पैटर्न के रूप में बताना, इसको आपको स्वयं को करना है। तो इस तरह ये हमारा प्रश्न संख्या कौन सा है, 3। आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।